नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल पचलासिया। मैं एक एडवोकेट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भरने की डेट थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को वेबसाइट पर डाला गया। उसके अंदर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाया गया है, साथ ही एग्ज़ामिनेशन की डेट को भी चेंज किया गया है। तो लेटेस्ट जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो है दिसंबर 22 दिसंबर 2024 को एग्ज़ामिनेशन AIB का होना है। साथ ही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि AIB जो 18th हुई थी उसमें 56% बच्चे फेल हो गए थे। ये एक ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होती है जहाँ पर कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने बैरेक्ट्स को आप ले जा सकते हैं। बैरेक्ट्स को ले जाने के बावजूद भी 56% बच्चे जो हैं एग्ज़ामिनेशन को फेल कर गए। तो फेल करने का कारण क्या है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को पास किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर जाएंगे। क्यों पास करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि इसके बाद ही हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी होता है। जो 2 साल का हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रोविजनल सनद दी जाती है, वो लाइफ टाइम वैलिड नहीं होती। इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद हमारी जो सनद है वो लाइफ टाइम वैलिड हो जाती है और हम किसी भी कोर्ट में जाकर लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ामिनेशन को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बार एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाएंगे। ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होती है, ऑफलाइन मोड में होती है। ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का मतलब कि जहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने बैरेक्स को ले जा सकते हैं। बैरेक्स में से अपने आंसर्स को आप टिक मार्क कर सकते हैं। फिर भी 56% बच्चे पिछली एग्ज़ामिनेशन में फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्ट्रेटजीज़ है, जहाँ पर कि उन्होंने सही तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनाई, इसीलिए 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए और फिर से उनको अपीयर होना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बार एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो ज़रूर करें, तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। मैंने भी AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये इस बात को समझिए कि 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 40% मार्क्स मतलब 40 मार्क्स आपको चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स चाहिए मतलब 45 नंबर चाहिए होते हैं जनरल और OBC के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपको, और ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आपको ज़्यादा स्कोर करके कोई फ़ायदा नहीं हो जाने वाला। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है ताकि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखें। सिलेबस को देखें। अभी लगभग आपके पास नवंबर का पूरा महीना है और दिसंबर के कुछ दिन हैं। इतने दिनों में आप आसानी से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को देखें कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप जब सिलेबस को समझ लेंगे, सिलेबस को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस पोर्शन की सबसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस छोटा नहीं है। तो हमें सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले सिलेबस को देख लें कि सिलेबस हमसे क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, दूसरी बात, नए सिलेबस में 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन की गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस इसकी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा AIB की, उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट भी कर देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाएगा 10 नंबर का, मतलब कि 10 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपके पूछे जाने हैं। IPC पूछी जाएगी आपको, IPC पूछी जाएगी, ये बात याद रखिएगा आप। मतलब आपको IPC का बैरक भी लेके जाना है, साथ में भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून IPC को रिप्लेस करके बनाया गया है BNS, उससे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उससे टोटल क्वेश्चंस आएंगे 8 नंबर के। CRPC आएगा
साथ में आएगा BNSS, जो नया CRPC आया है और जो पुराना CRPC है, दोनों उसके अंदर पूछे जाने वाले हैं, तो वो भी 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। CPC 10 नंबर की आएगी। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। फैमिली लॉ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 8 नंबर के। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपसे पूछा जाता है 4 नंबर का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपसे पूछा जाता है 3 नंबर का। प्रोफेशनल एथिक्स आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे। कंपनी लॉ आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। एनवायरमेंटल लॉ आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। साइबर लॉ आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। लेबर और इंडस्ट्री लॉ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जाता है 5 नंबर का। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपसे 8 नंबर के पूछे जाएंगे। लॉ रिलेटेड टैक्सेशन आपसे 4 नंबर के पूछे जाते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर का पूछा जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। साथियों, ये आपका सिलेबस है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछे जाते हैं, वो 10 नंबर के होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उन सब्जेक्ट्स पे करना है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फोकस अगर आप उस सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी वही है, वहीं से आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 2 नंबर ऐसे बैरक के ऊपर जाएंगे जहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसको पूरा पढ़ रहे हैं, अपना समय ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप 10 नंबर के क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जिस भी कंटेंट से, जिस भी लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सिलेबस समझने का तरीका यही होता है कि जितना समय मेरे पास बचा है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के जो तरीके हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से मुझसे पूछे जाएंगे, है ना, तो मैं उसको फोकस करूँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाने 10 नंबर के। IPC BNSS से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो नया लॉ है BNSS से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। CPC से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने। एविडेंस एक्ट से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन कुछ पूछे जाने। अगर आप ये 4-5 जो मेजर लॉज हैं, अगर आप इनको ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, वहाँ पर हम लेके जाते हैं बैरक, ठीक है। अब बैरक छोटे तो होते नहीं हैं, आपने देखे होंगे बैरक बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। लगभग 500-500 पन्ने के, 400-400 पन्ने के बैरक हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना होता है। अभी इतना इनफ समय हमारे पास है नहीं, 2 महीने में इतने सारे बैरक्स हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अगर फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो अगर आप बैरक्स को पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट एक बार सारे के सारे बैरक्स को पढ़ सकते हैं जो सिलेबस में हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि पढ़ने से होगा क्या कि पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा लॉ कौन से पन्ने पे कौन सा लॉ लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो ये उस क्वेश्चन को ढूंढने में आपको आसानी रहेगी, है ना। सबसे बड़ा सबसे समस्या यही है कि हम बैरक्स लेके तो चले जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जो क्वेश्चन उसके एग्ज़ाम में पूछा गया है वो कौन से पन्ने पे हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो बैरक अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है आप बैरक का इंडेक्स ज़रूर पढ़ें। इंडेक्स का मतलब ये कि बैरक जब हम खोलते हैं, जब पहले दूसरे पन्ने के ऊपर जो लिखा होता है कि कौन से पन्ने पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है, कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एटलीस्ट उसकी रीडिंग तो आप कर ही लें। उसकी रीडिंग अगर आप करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कौन से पन्ने पे लिखी हुई है। तो जब आप एग्जामिनेशन को हॉल में बैठे होंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है और ये मेरे को कहाँ मिलने वाला है बैरक में। अगर मैं बैरक ढूंढूंगा, बैरक को खोलूंगा, तो ये मेरे को कहाँ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आया, तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक उसको छानने की ज़रूरत नहीं कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिखेंगे, ठीक है। मेरे को अगर मैंने बैरक पढ़ा हुआ है या फिर मैंने इंडेक्स देखा हुआ है, तो इंडेक्स को मेरे को अगर इंडेक्स थोड़ा बहुत याद है तो मैं उसमें समझ जाऊंगा कि भाई ये बैरक आर्टिकल 12 से मेरे को फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं और आर्टिकल 12 से मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाना है,
ठीक है, ऐसा ही आईपीसी में भी होना है, ऐसा सीआरपीसी में भी होना है, बीएनएसएस और अपना एविडेंस एक्ट में भी ऐसे ही होना है, सीपीसी में भी ऐसे ही होना है। ये सब बहुत मेजर एक्ट हैं, लेकिन आप इसके इंडेक्स को ज़रूर पढ़ें। आप अगर पूरा बैरक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इंडेक्स को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अगर आप पूरे बैरक्स को पढ़ लेते हैं इनफ समय में, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बैरक्स भी हैं जिनको आप आसानी से एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप बैरक्स को ज़रूर पढ़ें, बैरक्स को पढ़ें, साथ ही साथ उनके केस लॉज जो हैं उनको भी आप देखें और अपने बैरक्स में उसको मार्किंग करते चले जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं वो आप उसके अंदर ज़रूर लिखें। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन के जो पैटर्न्स को हमने देखा है वहाँ पर बैरक से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन साथ में क्वेश्चन पूछे जाने हैं केस लॉ से। ठीक है, तो केस लॉ के जो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको केस लॉ याद होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारी यूट्यूब्स पे वीडियोस देख लीजिए, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट बैरक के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस मेरे भी अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ उनको देखिए। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप उनको देख के समझिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम एक बार में निकल जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय हमारा जाता है उस पोर्शन एग्ज़ाम को जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको ढूंढने में चला जाता है, उस एक क्वेश्चन के लिए हम 300 पन्ने पलट देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें मिलने कहाँ वाला है, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा। तो एटलीस्ट आप बैरक के इंडेक्स को ज़रूर पढ़ें। इंडेक्स को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कहाँ मिलने वाला है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा फोकस उस पोर्शन पे करें जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के बाद फैमिली लॉज आप देख लीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, इनको आप एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे साइबर लॉ हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आता है, एनवायरमेंटल लॉ हो गया, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, लॉ ऑफ टोर्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, वहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आप एटलीस्ट इनके सबके बैरक्स जरूर पढ़ें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जब आप उनके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि तो ये क्वेश्चन मेरे को कहाँ मिलेगा है, कौन से पोर्शन में मिल जाने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इंडेक्स पढ़ लें या फिर आपके पास इनफ समय आप बैरक्स को पढ़ लें, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, और एग्ज़ाम का पैटर्न समझ के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला कि आपको पता ही नहीं कि बैरक में क्या लिखा हुआ है ना। ये एग्जामिनेशन जो है रट के पास नहीं करी जा सकती, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप रट नहीं सकते, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आपको मिलने वाला है कि भाई वो एग्ज़ाम पेपर आने कैसे वाला है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीटेशन हो। ठीक है, आप केस लॉ समझ सकते हैं उससे कि भाई केस लॉ किस प्रकार के क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड पूछ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन वो बैरक से पूछ रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, उनको सोल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व आपसे तभी होने वाले हैं जब आपने बैरक पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैरक पे फोकस आप ज़्यादा करें। ठीक है, बैरक पढ़ने के बाद आप जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ठीक है, तीसरा जो थिंग आती है वो आती है मॉक टेस्ट। AIB के मॉक टेस्ट बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मॉक टेस्ट कराते हैं। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कि एक क्वेश्चन को हमें कितना समय देना है जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है, तभी आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी होने वाला है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप अगर जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि पिछले रिज़ल्ट को देखकर मुझे लगता है कि अभी स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है AIB के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे पिछली एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गए थे। तो जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में AIB क्लियर हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास शेयर करें ताकि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम निकाल पाएँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।